साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज फिर से छुट्टियों के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना सेट 11 और हिस्ट्री के इस पूरे टेस्ट सीरीज में हम 10 सेट ऑलरेडी करा चुके हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उनको बार बार रिपीट किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। और देखिए, बहुत ही कम मेहनत में आपकी आरओ की पूरी तैयारी कंप्लीट हो जा रही है। और आरओ के साथ साथ अदर जितने भी, जैसे अभी एमपीपीसीएस आने वाला है या अदर स्टेट के जो प्रीलिम्स आने वाले हैं, उनमें भी ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए उतने ही काम आएंगे जितने के आरओ में, क्योंकि क्वेश्चन सब वही होते हैं। क्वेश्चन सब रिपीट किए जाते हैं या क्वेश्चन के भाषा को बदल के क्वेश्चन को उसी तरह से रखा जाता है। तो आप अगर पूरी हमारी जो सीरीज है सब जीएस के सारे सब्जेक्ट की, इसको जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको हर एग्जाम में ये उतना ही फायदा देने वाला है। तो हमारे आज जो इतिहास की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे हमारे सेट 11 की। तो चलिए देखते हैं सेट 11 का पहला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज इंडिका का लेखक था। और ये कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने इसको अपना राजदूत बना करके भेजा था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था युद्ध में। तो उसके बाद इस मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बना करके भेजा गया था। और इस चंद्रगुप्त ने जब इस मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के दौरान जो भी इसके अनुभव थे उसे इसने अपनी पुस्तक इंडिका में बताए हैं। तो इंडिका में भारतीय समाज, मौर्यकालीन प्रशासन, इन सब के बारे में बड़ी ही व्यापक चर्चा की है मेगास्थनीज ने। इसी इंडिका में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के स्वरूप को भी बताया है और इसमें यह भारतीय समाज को जातियों में विभाजित करता है। देखिए, जातियों में विभाजित करता है। मेगास्थनीज ने वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था की बात नहीं की है, बल्कि यह कहता है कि भारतीय समाज कितने भागों में विभाजित है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था या उसका जो समाज था उसके बारे में इंडिका से जो जानकारी मिली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो मेगास्थनीज है वो कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं, भारत में लेखन शैली का विकास नहीं हुआ है। इस तरह की बात भी मेगास्थनीज इस इंडिका में बताता है। और इसी में उसने बताया है कि भारत का समाज जो है 7 वर्गों में विभाजित है, लेकिन कहीं भी जातियों की बात यह नहीं करता, कहीं भी वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करता और इसने दास प्रथा का भी विरोध उल्लेख नहीं किया है। यह साफ कहता है, मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह बात जानने योग्य है। जबकि इतिहासकारों ने जो दूसरे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उसके हिसाब से मौर्य काल में दास प्रथा थी, लेकिन यहां अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत के जो दासों की स्थिति थी वह विश्व के अन्य देशों से ज्यादा अच्छी स्थिति में थे। इसीलिए मेगास्थनीज को मौर्य समाज में दास न होने के संकेत दिखाई दिए और इसने इंडिका में बताया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थे। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हमारा है कि इंडिका में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। चलिए देख लेते हैं वे 7 वर्ग क्या हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इंडिका में भारतीय समाज को जिन 7 वर्गों में विभाजित किया गया है उनमें कौन कौन है? उनमें पहला है दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर जिसे शिल्प कहा गया, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। ठीक है, ये 7 है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वर्गों में भारतीय समाज को विभाजित किया है मेगास्थनीज ने इंडिका में। इनमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी बताई गई है? किसानों की। सर्वाधिक संख्या के बारे में मेगास्थनीज कहता है कि समाज में जो ये 7 वर्ग हैं इनमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो किसान वर्ग से बिलोंग करते हैं। और इससे भी यह एक जानकारी संदेश मिलता है कि मौर्यकालीन समाज में जो कृषि था वह जीविका का मुख्य साधन था। तो ज्यादातर लोग कृषि कार्य में संलग्न होने की वजह से ही इंडिका में जो सबसे ज्यादा संख्या किसानों की बताई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह जो प्रश्न है इस सीरीज के ज्यादातर प्रश्न मौर्यकालीन प्रशासन और समाज से लिए गए हैं। तो सार्थवाह इसमें कि एक जो अंग था प्रशासन का वो क्या करता था ये पूछा गया है। किसे कहा जाता था? ए दलालों को, बी व्यापारियों के काफिले को, सी महाजनों को और डी तीर्थयात्रियों को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी व्यापारियों के काफिले को।
सार्थवाह जो होते थे ये व्यापारी के काफिले के रूप में कार्य करते थे, यानी कि जो व्यापारी एक जगह से दूसरे जगह तक अपना व्यापार करते थे, जैसे स्थान बदल बदल के जो टोलियों में चलते थे एक साथ और अपना सामान जगह जगह बेचा करते थे, तो उनकी जो टोली होती थी उस टोली को कहा जाता था, टोली का जो हेड होता था उसे कहा जाता था सार्थवाह। और इसी को कहा जाता है एक और नाम नाना देशी। क्या कहा जाता है? नाना देशी। ये भी प्रश्न अलग से पूछ लिया जाता है। तो मौर्य काल में सार्थवाह जो था वो व्यापारियों के काफिले का प्रमुख होता था, जो उस काफिले को लीड करता था, और ये काफिला अलग अलग स्थानों पर घूम घूम करके अपनी वस्तुओं की बिक्री किया करता था। जैसे कबीलाई जो एक इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें दिखाई देता है व्यापार के काफिले के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? यानी कि जब मौर्य काल था उस समय शिक्षा का ऐसा केंद्र इनमें से कौन था जो कि न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रख्यात था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला और डी उज्जैन। तो आप कई जगह कई क्वेश्चन में इसकी व्याख्या सुन चुके हैं। तक्षशिला जो है ये मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। और तक्षशिला कहाँ था? तक्षशिला था गांधार की राजधानी। जो गांधार था ये पश्चिमोत्तर प्रांत में स्थित था। ठीक है, पश्चिमोत्तर प्रांत में स्थित था गांधार, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। और यह तक्षशिला उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का केंद्र था। और इसी तक्षशिला के आचार्य थे चाणक्य, जिन्होंने यूनानी आक्रमण से सुरक्षा के लिए नंद शासकों के यहाँ जाकर के सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उसके बाद नंद शासकों के द्वारा आचार्य चाणक्य को अपमानित करने के पश्चात फिर इन्होंने कैसे चंद्रगुप्त की सहायता से एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चाणक्य ने। उसकी कहानी आप पीछे पर सुन चुके हैं। तो तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय एक अन्य प्रसिद्ध केंद्र था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये कुमारगुप्त ने कराई थी। कुमारगुप्त ने कराई थी। और कुमारगुप्त कौन था? एक गुप्त शासक था। कुमारगुप्त एक गुप्त शासक था और इसकी स्थापना 5वीं सदी में की गई थी। 5वीं सदी में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र अगर पूछता है तो आप नालंदा विश्वविद्यालय बताएंगे। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय भी यहाँ पर बौद्ध शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। तो कुमारगुप्त ने 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। ये उज्जैन और वैशाली अन्य महानगर थे। जिस स्थान पर वैशाली था उसी स्थान पर बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल शासक था, धर्मपाल। ठीक है, पाल शासक धर्मपाल ने बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। और ये इसकी स्थापना कराई है विक्रमशिला की 8वीं शताब्दी में या 8वीं सदी में। ठीक है, बाद में जब भारत में तुर्कों का आक्रमण हुआ तो तुर्कों के आक्रमण में जो खास तौर से जो मोहम्मद गौरी का आक्रमण था, उसके बाद मोहम्मद गौरी भारत में अपने 2 प्रतिनिधियों को छोड़ गया था, जिनके निगरानी में गौरी का या जो तुर्कों द्वारा जीते हुए क्षेत्र थे उनकी देखभाल करने के लिए। उनमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने पूर्व की तरफ यानी कि बंगाल की तरफ जो है और बिहार और बंगाल की तरफ तुर्क साम्राज्य का विस्तार किया। और इसी के तहत बख्तियार खिलजी ने ये नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, इसमें आग लगा दी थी। ये मैंने पहले भी आपको बताया था अलग वीडियो में। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने फिर बाद में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। मध्यकालीन भारत में हम इसको पढ़ेंगे। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाएगा तो तक्षशिला और गुप्त काल में नालंदा। ठीक है, 8वीं शताब्दी में पूछा जाएगा कौन सा केंद्र है जो शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था, तो वो विक्रमशिला बताएंगे। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? अभी हम आपको बता चुके हैं कि मैगस्थनीज ने इंडिका में साफ बताया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, क्योंकि भारत में दासों की जो स्थिति थी वह अन्य देशों से ज्यादा अच्छी थी। इसलिए मैगस्थनीज भारत में दास के अस्तित्व का या दास प्रथा के अस्तित्व का अनुमान नहीं लगा पाया। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा वो स्रोत है जिससे यह पता चलता है कि भारत में दासता नहीं थी। ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी मैगस्थनीज की इंडिका और डी वायुपुराण। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। मैगस्थनीज की इंडिका में यह वर्णन किया गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, और मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को जिन 7 वर्गों में विभाजित किया है वो पीछे मैंने दी हुई है आपको। ठीक है, अर्थशास्त्र में दास प्रथा का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे, और अर्थशास्त्र मौर्यकालीन प्रशासन पर लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस में भी मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी दी गई है, और मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त द्वारा लिखी गई संस्कृत में एक पुस्तक है। ठीक है, विशाख दत्त ने इसकी रचना की है, विशाख दत्त। तो विशाख दत्त द्वारा रचित एक ऐसी पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, और इसी में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल शब्द से संबोधित किया गया है, वृषल। और इसी के आधार पर यह माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र वंश से बिलोंग करते थे। तो अगर यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से स्रोत के अनुसार या कौन से ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश था वो शूद्र था, तो वो मुद्रा राक्षस होगा। इंडिका के बारे में हम बता ही चुके हैं। वायु पुराण जो है, ये जो 18 पुराण है उन्हीं में से एक है वायु पुराण। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? यानी कि मौर्य काल में सीता शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? ए एक देवी, बी एक धार्मिक संप्रदाय, सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, और डी ऊसर भूमि। ठीक है, तो सीता और एक शब्द, एक क्वेश्चन और आता है, सीता अध्यक्ष कौन था? तो सीता अध्यक्ष और सीता दोनों समझने के लिए एक बात आप समझ लें कि सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था। ठीक है, राजकीय भूमि क्या होती थी? सरकारी भूमि। सरकारी भूमि जो थी, यानी कि ऐसी भूमि जिसका नियंत्रण सीधे राजा के पास होता था, उसे राजकीय भूमि कहते थे, और इस राजकीय भूमि से जो इनकम होती थी उसे सीता कहते थे, और राजकीय यानी कि सरकारी जमीन से टैक्स वसूल करने वाले को सीता अध्यक्ष कहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार से मौर्य काल में बहुत सारे जो टैक्स लगाए जाते थे वहां से और कई क्वेश्चन इसमें भी आएंगे और अलग से भी क्वेश्चन आएंगे। तो हमने आपके लिए कुछ जो मौर्यकालीन टैक्स हैं उनके नाम यहाँ पर लिए हैं, इनको आप याद कर लेंगे तो बहुत सारे नए क्वेश्चन आप दे पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मौर्यकालीन है क्योंकि हर समय हर काल में इनके नाम बदल जाते हैं। ये मौर्यकालीन महत्वपूर्ण कर या टैक्स की एक सूची है जिसे आप समझेंगे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कर क्या था? भाग। भाग क्या था? उपज का एक हिस्सा था। ठीक है, जैसे जो किसानों ने जो उत्पादन किया है उसका एक निश्चित अनुपात राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, उसे कहा जाएगा भाग या हिस्सा। ठीक है, इसके अलावा प्रवेश। प्रवेश क्या था? यह एक आयात कर था, तो जाहिर सी बात है कि यह व्यापारियों पर ही लगाया जाता होगा। जो व्यापार होता था वस्तुओं का, उनके आयात निर्यात पर ये टैक्स, आयात कर को प्रवेश कहते थे और निर्यात कर को क्या कहते थे? निष्क्राम्य कहते थे। निर्यात कर निष्क्राम, यानी कि ये इंपोर्ट टैक्स था और ये एक्सपोर्ट टैक्स था। प्रणय क्या था? बहुत पूछा जाता है। प्रणय एक आपातकालीन कर था। कई बार यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रणय विवाह कर था, कई जगह आपको ये गलत भी लिखा मिलेगा, तो जान लीजिए ये विवाह कर नहीं था, क्योंकि विवाह कर जैसा कोई साक्ष्य यहाँ पर मौर्य काल में नहीं मिलता है। तो प्रणय क्या था? एक आपातकालीन कर था। आपातकालीन कर का मतलब क्या होता है? जैसे अगर शासन पर कोई आपात आता है या कोई युद्ध जैसी स्थिति होती है या कोई ऐसी स्थिति आती है जब इसमें अतिरिक्त राजकोष की आवश्यकता हो, जब शासन को अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता होती थी किसी आपात के समय में, तो उस आपातकालीन परिस्थितियों को संभालने के लिए या आपातकालीन परिस्थितियों के लिए फंड या पैसा इकट्ठा करने के लिए शासन द्वारा जनता पर जो अतिरिक्त कर लगाया जाता था उसे प्रणय कहा जाता था। ठीक है।
अगला था बलि। बलि क्या था? एक प्रकार का भू राजस्व ही था। ये भाग और बलि ये राज्य की आय के नियमित और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करते थे। तो बलि और भाग लगभग एक जैसे ही हैं, ये भी एक प्रकार का भू राजस्व है। हिरण्य क्या था? बहुत पूछा जाता है। हिरण्य जब कर का भुगतान नगद रूप में किया जाता था तो ऐसे कर या टैक्स को हिरण्य कहा जाता था। जैसे अगर टैक्स अनाज के रूप में दिया जाएगा तो वो अनाज के रूप में होगा, लेकिन अगर उसे नगद रूप में दिया जाएगा, मुद्रा के रूप में दिया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? हिरण्य कहा जाएगा। और अगला है विदक भागम, यह सिंचाई कर था। तो मौर्यकालीन प्रशासन में सिंचाई की व्यवस्था तो की गई थी, जो शासन था वो सिंचाई के लिए जागरूक था, लेकिन सिंचाई सरकारी खर्चे पर नहीं की जाती थी, बल्कि उसके लिए जनता से टैक्स वसूल किया जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ जो टैक्स थे मौर्यकाल के, इसको आप समझ लेंगे तो कुछ नए क्वेश्चन के आंसर भी आप दे पाएंगे। अगला प्रश्न वहीं से आ गया जहां से हम आपको समझा रहे थे, मौर्य काल में प्रणयम क्या था? ए आपातकालीन कर, तो ये आपातकालीन कर था। आप इसको गलतफहमी में न पड़े कि प्रणय कर से प्रेम विवाह हो जाएगा। ये प्रेम विवाह पर लगने वाला कर, ये गलतफहमियां हो जाती हैं। कई किताबों में भी मैंने देखा कि गलत लिखा हुआ है, तो आप समझ लें कि ऐसा नहीं है। मौर्य काल में जो प्रणयम था वो एक आपातकालीन कर था, और ये आपातकालीन कर क्या था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, भूमि कर के मैंने बताया, भूमि कर में एक तो भाग था, ठीक है, और दूसरा था बलि। ये दोनों क्या थे? ये दोनों भूमि कर थे और राज्य की आय के नियमित और महत्वपूर्ण स्रोत भी थे। मौर्य मंत्रि परिषद में निम्न में से कौन राजस्व एकत्र करने से संबंधित था? ठीक है, यानी कि ये जो मौर्यकालीन अधिकारी हैं, इनमें से कौन सा एक है जो कि राजस्व एकत्र करने, राजस्व का मतलब यहां पर क्या है? टैक्स, यानी कि जो टैक्स लगाए गए हैं अलग अलग, उन टैक्स के कलेक्शन करके और उनको राजकोष में जमा करने की जिम्मेदारी इनमें से किसको दी गई थी? ए समाहर्ता, बी व्यावहारिक, सी अंतपाल या अनंतपाल, और डी प्रदेष्टा। तो इसका उत्तर होगा ए समाहर्ता। ठीक है, ए समाहर्ता जो है, ये इसका जो मेन जिम्मेदारी इसकी थी कि यह टैक्स की वसूली करके राजकोष में जमा करे, और इसी के द्वारा राजा को पूरी रिपोर्टिंग दी जाती थी कि कुल कितना टैक्स कलेक्शन हुआ है। तो ये सारा काम ये किया करता था। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम वर्तमान वित्त मंत्री से इसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री देश के कौन हैं। तो दूसरा ये जो व्यावहारिक है, ये क्या था? ये था दीवानी न्यायालय का प्रमुख। न्यायालय दो प्रकार के होते थे, एक दीवानी और एक फौजदारी। तो जो दीवानी न्यायालय होते थे मौर्य काल में, उन दीवानी न्यायालय का जो प्रमुख न्यायाधीश होता था, प्रमुख न्यायाधीश होता था, उसे कहते थे व्यावहारिक। ठीक है, आज भी हमारे जो अपना जो न्याय संहिता है, दो भागों में बटी हुई है, एक दीवानी और दूसरी फौजदारी। तो ये मौर्य काल से ये चीज शुरू हो गई थी। तो व्यावहारिक, दीवानी, व्यावहारिक, या इसको इस तरह से भी देखते हैं व्यावहारिक। ठीक है, व्यावहारिक शब्द भी इसके लिए यूज किया जाता है। तो व्यावहारिक जो है दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। अंतपाल कौन होता था? अंतपाल होता था जो सीमावर्ती दुर्ग होते थे। सीमावर्ती दुर्ग क्या है? जो सीमाओं पर, यानी कि राज्य की सीमाओं पर जो दुर्ग बने हुए हैं पड़ोसी देशों से सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए, इसका प्रमुख होता था। ठीक है ना, किसका प्रमुख होता था? सीमावर्ती दुर्गों का। सीमावर्ती दुर्गों का प्रमुख जो होता था उसे क्या बोलते थे? अंतपाल बोलते थे। और प्रदेष्टा क्या था? प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। बताया मैंने, दो प्रकार के न्यायालय थे, दीवानी और फौजदारी। तो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था प्रदेष्टा। अब देखिए कितने महत्वपूर्ण और नए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला कोई प्रश्न प्रदेष्टा और अंतपाल और समाहर्ता से या व्यावहारिक से बन जाएगा, तो एक प्रश्न का उत्तर देते समय 3 अन्य प्रश्नों के उत्तर आपके तैयार हो जाते हैं। यही क्वेश्चन प्रैक्टिस का फायदा मेन होता है। ठीक है, तो जो प्रश्न है उसके साथ साथ जो ऑप्शन है उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए समाहर्ता। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था?
ठीक है, पूछा गया है कि मौर्य काल में अगर कोई टैक्स की चोरी करे तो इसके लिए कौन से दंड का प्रावधान था? ए मृत्युदंड, बी सामानों की कुर्की या जप्ती, सी कारावास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए मृत्युदंड। बहुत ही कठोर दंड था इसके लिए, क्योंकि अर्थशास्त्र में चोरी करने वाले के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति चोरी करेगा उसके लिए मृत्यु ही सबसे बड़ा दंड होगा। और यहाँ पर टैक्स को छुपाना मतलब चोरी करना, क्योंकि टैक्स जो है शासन की आय के स्रोत हैं और उसको चोरी करने का मतलब है कि राज्य की आय के स्रोतों को चोरी करना। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान यहाँ पर था। बड़ा ही कठोर प्रावधान था। कौटिल्य जो है अपने अर्थशास्त्र में पूरे टैक्स सिस्टम को विस्तार से समझाता है और सबसे ज्यादा जो उसके जो साप्तांग थे यानी कि राज्य के जो 7 अंग थे उनमें सबसे ज्यादा वह राजकोष पर ध्यान देता है। और कौटिल्य कहता है कि राजा को अपने राजकोष भरने के लिए जनता पर टैक्स लगाने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि टैक्स लगाने के साथ साथ टैक्स वसूली भी होनी चाहिए, लेकिन जब जनता टैक्स नहीं देगी, टैक्स चुराएगी, तो इससे सीधा नुकसान किसको होगा? राजकोष को। तो राजकोष को अगर नुकसान होगा तो शासन को नुकसान होगा। ऐसे में शासन द्वारा टैक्स चोरी करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया जाता था। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? पूछा गया है कि जब मौर्य वंश समाप्त हुआ तो उसके बाद कौन सा राज्य जो है वो स्थापित हुआ? ए शक राजवंश, बी कुषाण वंश, सी सातवाहन वंश और डी शुंग वंश। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? डी शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये पुष्यमित्र शुंग कौन था? अंतिम मौर्य शासक जो था, अंतिम मौर्य शासक का नाम क्या था? बृहद्रथ। बृहद्रथ। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी? इसकी हत्या कर दी इसके सचिव ने, और इसकी हत्या कर दी इसके सेनापति ने। सचिव नहीं कहेंगे एक्चुअली इसको, क्योंकि इसके पास सेना का प्रभार था, तो सेनापति। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग उसका नाम था। पुष्यमित्र शुंग ने जो है इस बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश को समाप्त करके यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना की। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मौर्य वंश अपने आप में बड़ा ही मजबूत वंश था, और मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग वंश की स्थापना करने वाला जो पुष्यमित्र था, इसके बारे में कई जगह हम देखेंगे। जैसे इसी पुष्यमित्र द्वारा बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र में एक सुदर्शन झील के निर्माण की स्टोरी भी आप पीछे सुन चुके हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जानने वाली हैं। ठीक है, बाकी ये सब बाद में आए। सातवाहन वंश जो है ये दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण वंश था, और ये शक कुषाण, हिंद यवन शक कुषाण, ये सब मौर्योत्तर काल के महत्वपूर्ण शासन हैं जो कि बाह्य आक्रमण के पश्चात भारत में स्थापित हुए। इनमें उत्तर भारत में कुषाण वंश जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ, और इसी कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। ठीक है, अगला प्रश्न, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कण्व और डी गुप्त। तो इसका उत्तर होगा कण्व। कहीं कहीं कण्वा इंग्लिश के चक्कर में लैंग्वेज खराब हो जाती है, तो एक्चुअली कण्व है। तो कण्व राजवंश शुंग वंश के बाद आया। मैंने कहा कि ये सब मौर्योत्तर कालीन वंश हैं जो थोड़े थोड़े समय के लिए आए, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे कुषाण। तो शुंग के बाद कौन आया? कण्व आए। और कण्व की स्थापना किसने की? कण्व वंश की स्थापना करने वाला जो था वो कौन था? वासुदेव। ठीक है, वासुदेव कौन था? वासुदेव जो था ये शुंग वंश का वासुदेव यहां पर ऐसे लिखिए वासुदेव
शुंग वंश के अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था इसका देवभूति। ठीक है, देवभूति। तो अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या किसने कर दी? उसकी हत्या की वासुदेव ने। और ये वासुदेव कौन था? ये देवभूति का सचिव था। ठीक है, सचिव था। तो अंतिम शुंग शासक देवभूति के सचिव वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके शुंग वंश के स्थान पर, ठीक है, शुंग वंश के स्थान पर कण्व वंश की स्थापना की। ये पूरी इसकी व्याख्या है कि शुंगों के बाद कण्व आए और कैसे आए, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, यहां पर फिर से एक बार, कुषाण उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण थे। सातवाहन दक्कन में थे, बहुत महत्वपूर्ण थे सातवाहन। एक प्रश्न बनता है कि मौर्यों के बाद सबसे शक्तिशाली शासन दक्षिण भारत में किनका था? तो वो सातवाहनों का ही था। और गुप्त बाद में उत्तर भारत में ही आए और ये राजनीति के प्रमुख केंद्र बने। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ए स्वप्नवासवदत्ता, बी मालविकाग्निमित्रम, सी मेघदूत, डी रत्नावली। तो पीछे हम देख चुके हैं कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र। ठीक है, संस्थापक था पुष्यमित्र और इसका जो पुत्र था वो कौन था? अग्निमित्र। अग्निमित्र। तो अग्निमित्र और साथ ही में मालवा देश की राजकुमारी थी, नृत्यांगना थी मालवा देश की, और उसका नाम था मालविका। क्या नाम था? मालविका। तो अग्निमित्र और मालविका के जो प्रेम कहानी है, इसको कालिदास ने अपने संस्कृत ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम में बहुत अच्छे से बताया है। और इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे एक षड्यंत्र, इसमें एक षड्यंत्र भी बताया गया है उस समय का। तो मालविकाग्निमित्रम में मालविका एक नृत्यांगना और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की प्रेम कहानी का एक बड़ा ही रोचक वर्णन इसमें किया गया है। इसके लेखक हैं कालिदास और इसकी भाषा है संस्कृत। बाकी अलग अलग ग्रंथ और इनमें जो अलग अलग प्रसंग दिए गए हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? अभी पीछे मैंने आपको व्याख्या में बताया कि मौर्यों के बाद सबसे महत्वपूर्ण, जो दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश आया है, उनका नाम है सातवाहन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सातवाहन। सातवाहनों की स्थापना, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने की थी। ठीक है, सिमुक ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। और सातवाहन राजवंश अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण राजवंश था। इनके बारे में बहुत सारी चीजें जो पहली बार इन्होंने की, वहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। शीशे के सिक्के, शीशे मतलब लेड, शीशे के सिक्के इन्होंने चलाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी कि इनके जो नाम होते थे, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो ये जो पुलमावी और शातकर्णी है, ये राजाओं के नाम हैं, लेकिन इनके आगे जो वशिष्ठी और गौतमी लगा हुआ है, ये इनकी माताओं के नाम है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा वंश था जिसके शासकों के नाम के साथ उनकी माताओं के नाम लगाए जाते थे? तो वो सातवाहन ही थे। तो सातवाहन राजवंश में जो है ये मात्र शक्ति को बहुत सम्मान दिया जाता था। यहाँ पर मात्र शक्ति का सबसे ज्यादा सम्मान करने वाला कोई वंश था तो वो सातवाहन वंश था। सातवाहनों ने एक और प्रथा यहाँ पर शुरू की थी, भूमि अनुदान की। तो भू अनुदान का पहला साक्ष्य जो है वो भी सातवाहनों से ही मिला है। इन्होंने ब्राह्मणों को जमीनें दान में देने की प्रथा शुरू की, जिसे बाद में गुप्त शासकों ने बहुत तेजी से बढ़ाया। और इसी की वजह से जो भूमि का, जो शासन का विकेंद्रीकरण हुआ और बाद में सामंतवाद का ये आधार बना। ठीक है, तो ये सातवाहन जो है ये मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य थे। अगला प्रश्न, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? अभी अभी हम जान चुके हैं सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। और
सातवाहन वंश की जो सातवाहन जो साम्राज्य था, इसकी राजधानी जो थी वो कहाँ थी? प्रतिष्ठान। ठीक है, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। प्रतिष्ठान कहाँ था? गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। गोदावरी नदी तट पर स्थित था प्रतिष्ठान, जो इनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न, पुराणों में सातवाहनों की पहचान निम्न में से किस विशेष नाम से की गई है? ए आंध्र, बी शक, सी क्षत्रप और डी शुंग। तो पुराणों में इन्हें आंध्र सातवाहन कहा गया है। आंध्र सातवाहन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न सातवाहन से जुड़ा हुआ है, आंध्र शब्द, और पुराणों में इन्हें आंध्र सातवाहन कहा गया है। अगला प्रश्न, सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? ए अमरावती, बी नांदेड़, सी नालदुर्ग और डी दुर्ग। अभी अभी मैंने आपको प्रतिष्ठान बताया, आरंभिक राजधानी अमरावती थी, यानी कि जो आरंभिक राजधानी थी सातवाहनों की, आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ये अमरावती में थी। और जो वास्तविक राजधानी थी इनकी, अगर वास्तविक शब्द पूछा जाता तो यहाँ पर प्रतिष्ठान होता। वास्तविक राजधानी कहां पर थी? प्रतिष्ठान में। वो भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, कुछ लोग जब कमेंट करते हैं तो उनका हम आंसर देते हैं, तो आप लोग उसमें थोड़ा सा टिप्पणी कर देते हैं कि सोर्स क्या है। देखिए, हम लोगों का सोर्स आप नहीं जान सकते, हम कोशिश करते हैं बहुत सारे सोर्स से महत्वपूर्ण बातें निकाल के, कॉन्सेप्ट निकाल के आप तक पहुंचाना। तो उसमें आर्ग्यू करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतिहास ना आपने लिखा है ना मैंने लिखा है, बस इतिहास की व्याख्या हम यहाँ पर करते हैं और उसके लिए तमाम जो ऑथेंटिक सोर्स हैं उनका हम सहारा लेते हैं। तो उसी हिसाब से आपको, हालांकि जहाँ जो लॉजिकल क्वेश्चन है उनका आंसर भी दिया जाता है। ठीक है, तो अमरावती में आरंभिक राजधानी थी और वास्तविक राजधानी कहां थी? प्रतिष्ठान में थी सातवाहनों की। अगला प्रश्न, सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? सातवाहन जो थे ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे अपने राजभाषा के रूप में? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी तेलुगु, डी तमिल। आप जानते हैं कि सातवाहनों में महत्वपूर्ण राजाओं ने जो ब्राह्मण धर्म को स्वीकार किया था, तो ब्राह्मण धर्म को काफी ऊंचाइयों पर इन्होंने पहुंचाया था और उसमें मुख्य भाषा संस्कृत होती है, लेकिन इनकी राजभाषा क्या थी? प्राकृत। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सातवाहनों की जो राजभाषा थी वो क्या थी? प्राकृत राजभाषा थी। हालांकि संस्कृत भी इनमें बोली जाती थी, लेकिन राजभाषा के रूप में प्राकृत का ही इस्तेमाल किया जाता था। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो सातवाहन राजा था हाल, सातवाहन राजा हाल ने गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती नामक एक काव्य लिखा है। तो गाथा सप्तशती जो है ये प्राकृत भाषा में ही लिखा गया ग्रंथ है या काव्य है। तो ऐसे में, और हाल के समय में प्राकृत भाषा का काफी प्रचार प्रसार हुआ था, काफी महत्व इसको दिया गया था। तो प्राकृत जो है वह सातवाहनों की राजभाषा हुआ करती थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, ए पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमी पुत्र शातकर्णी और डी सुशर्मा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो महत्वपूर्ण जो शासक थे सातवाहनों के, इन्होंने ब्राह्मण धर्म को बहुत प्रसिद्धि दिलाई और इनका धर्म भी ब्राह्मण था। तो एका ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण, एका ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण जैसे शब्द इनके लिए, ब्राह्मण जैसे शब्द गौतमी पुत्र शातकर्णी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। और ये जो है नासिक अभिलेख में पता चलता है, जो नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख, इस नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र शातकर्णी के लिए एका ब्राह्मण तथा अद्वितीय ब्राह्मण जैसे उपाधियां इस्तेमाल की गई हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शासक
वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था। मतलब जो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण दिए थे उसको अपने शासन में लागू करना और उस पर अधिक फोकस करना, यह कार्य किस शासक ने किया था जिसके लिए उसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र शातकर्णी और डी वसुदेव। तो इसमें सही उत्तर होगा सी गौतमीपुत्र शातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शासक मात्र नामों या माता के नामों से जाने जाते थे, पहचाने जाते थे? तो अभी अभी हमने बताया कि सातवाहन राजा जो थे, शासक थे, वे अपने नाम के साथ नाम से पहले अपनी माताओं का नाम लगाते थे। लेकिन ध्यान रहे कि सातवाहन वंश में जो उत्तराधिकार के अंतर्गत जो राजा था, उस राजा का पुत्र ही राजा बनाया जाता था। स्त्रियों को उत्तराधिकार में कोई अधिकार नहीं था। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। अगर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी तो सत्ता यानी कि राजनीति के शीर्ष पर यानी कि राजा का पद महिलाओं या स्त्रियों को भी या माताओं को भी दिया गया होता, पर ऐसा नहीं है। राजा जो है वो पुरुष समाज से ही आता था, शासक पुरुष समाज से ही होता था। लेकिन जहां तक शक्ति पूजा या मातृ शक्ति का सम्मान की बात है, वो सातवाहनों में सबसे ज्यादा था। और इसका एक प्रमाण है कि ये अपने नाम के साथ अपनी माताओं का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी, जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी आदि इसके उदाहरण हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा, सातवाहनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला है, सातवाहन शासक मात्र नामों से पहचाने जाते थे। ये कथन बिल्कुल सही है, अभी पीछे व्याख्या हम कर चुके हैं। दूसरा है, सातवाहनों का सिंहासन का उत्तराधिकार सामान्यतः पितृवंशी था। ये भी सही है, क्योंकि सिंहासन पर पितृवंशी यानी कि पुरुष वर्ग का ही अधिकार होता था, पुरुष का, क्योंकि राजा का पुत्र ही सिंहासन पर बैठता था, ना कि पुत्री। तो दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मौर्योत्तर काल से बेसिकली दिए गए थे, और इसकी ये आंसर शीट है, इसको आप चेक कर लीजिएगा और इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न के कितने सही उत्तर जो हैं आप अपने से पहले से जानते थे। थैंक यू।